तो चलिए आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर शुरू करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट ये इस तरह का करंट होता है जो कि अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है और इसका जो वैल्यू है ये भी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। यहाँ पर मान लें एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और इसे एक रेजिस्टर से जोड़ा गया है सर्किट में। तो किसी एक समय मान लें कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो उसके थोड़ी देर बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद ये इस डायरेक्शन में और फिर थोड़ी देर बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इस तरह से करंट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर कोई सोर्स रहे तो फिर वो सोर्स किस तरह का वोल्टेज जनरेट करता है, किस तरह के कर्व से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो किस तरह का करंट जनरेट करता है अगर उसे एक हम सिंपल सर्किट के साथ जोड़ दें जहां पर सिर्फ एक रेजिस्टर रहे। आगे चल के हम ये देखेंगे चूँकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता है और साथ ही साथ इसका वैल्यू भी चेंज होता है करंट का, तो फिर यहाँ पर एवरेज करंट क्या बनता है, एवरेज करंट क्या बनता है, क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू होता नहीं है, ये अपने वैल्यू को चेंज करते रहता है। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वोल्टेज किस तरह का जनरेट करता है, इसके लिए देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का लास्ट वीडियो था। तो जो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर में एक इस तरह का कॉयल रहता है जो कॉयल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रोटेट करता है। रोटेट करने से होता क्या है कि इसके साथ एसोसिएटेड इस कॉयल के साथ, जिसे कि आर्मेचर कहा जाता है, इस कॉयल के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर किसी कॉयल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस समय वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है मान ले, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एक रिवोल्यूशन में इसे जो टाइम लगता है ये कैपिटल टी से हम डिनोट कर रहे हैं, एक बार पूरा रिवॉल्व करने में इसे कैपिटल टी टाइम लगता है, इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इससे ये क्लियर है, हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वन रिवोल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है उसके साथ अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगल मिलेगा जो कि एक रिवोल्यूशन में एंगल सबटेंडेड होगा। ऑब्वियसली वो एंगल 360 डिग्री या फिर रेडियन में कहे तो 2 पाई रेडियन होगा। तो इस तरह से आर्मेचर रोटेट करता है और इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। वही इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ वोल्टेज का सोर्स होता है। देखिए उस वीडियो में, एसी जनरेटर वाले वीडियो में, हमने ये भी देखा था कि जो वोल्टेज जनरेट होता है इस केस में, इस तरह के केसेस में एसी जनरेटर में, तो वहाँ पर वोल्टेज जो है वो साइन वेव के फॉर्म में होता है, साइन कर्व होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में टी समय में जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज अगर V हुआ तो फिर मैक्सिमम वोल्टेज जो इस केस में होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज, इसे Vm अगर हम कहें तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है V, दैट इज इक्वल टू जो मैक्सिमम वोल्टेज है इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा इस रिवोल्यूशन का एंगुलर वेलोसिटी है और ये टी किस समय में हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं वो वाला टाइम है। ये टाइम वेरिंग है, ये वेरी करेगा, तो ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ये भी वेरी करेगा। यहाँ पर इस कर्व में आपको क्लियरली दिख रहा है कि वोल्टेज पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते ज़ीरो हुआ, फिर ये अपना पोलैरिटी को चेंज कर रहा है और फिर
उल्टे डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटते 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 ज़ीरो हुआ। इसका मतलब ये है कि ये एक टर्मिनल इस सोर्स का, ये दूसरा टर्मिनल इस सोर्स का, इन दोनों के बीच, दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ये V कंटिन्यूसली चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल पहले मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल बना, ये नेगेटिव टर्मिनल बना, ये करंट को सेंड करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये करंट को सेंड करेगा। फिर धीरे 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 ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा वैसे ही करंट जो है ये इंक्रीज करते जाएगा। बढ़ते 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 पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, उस समय करंट भी मैक्सिमम होगा। इसके बारे में थोड़ी देर बाद और क्लियरली बात करेंगे हम लोग। फिर धीरे धीरे वोल्टेज घटते जाएगा तो ये करंट भी घटते जाएगा, घटते 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 पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। फिर ये अपना पोलैरिटी जो है, ये अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और इधर जो है ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। फिर ये करंट को अपोजिट डायरेक्शन में सेंड करने लगेगा। फिर उसी तरह की चीज़ होगी कि इधर वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो करंट भी इंक्रीज करते जाएगा, ऐसा करते करते मैक्सिमम होगा। फिर ये धीरे 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 घटते 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 ज़ीरो होगा, फिर ये पोलैरिटी को चेंज करेगा। तो यहाँ से ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला तो वोल्टेज के लिए हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन है। क्या हम करंट के लिए भी ऐसे ही एक रिलेशन पता कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि करंट जो है ओम्स लॉ से हम यहाँ पर कह सकते हैं, सिंपल सर्किट है, हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगा सकते हैं कि ओम्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशन होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। इस सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने कैपिटल R मान लिया है। तो ये वो रिलेशन है। क्या इस रिलेशन से हम ऐसे ही जैसे वोल्टेज के लिए हमारे पास एक रिलेशन है या फिर इक्वेशन है, वैसे ही करंट के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखें कि वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन में ये देखें, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें ओम्स लॉ से पता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये एक सिंपल रिलेशन है जहां पर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही है कि एक टर्म अगर इंक्रीज करे, जैसे कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा। वोल्टेज अगर डबल हो गया, करंट डबल हो गया। वोल्टेज अगर आधा हो जाएगा, करंट भी आधा हो जाएगा। वोल्टेज फिर अगर उल्टे डायरेक्शन में होगा तो करंट भी उल्टे डायरेक्शन में होगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ही यही है, एक जिस प्रोपोर्शन में बढ़ता है दूसरा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो इस ग्राफ में आकर हम अगर करंट को भी प्लॉट करना चाहे तो करंट वही शेप लेगा जो कि वोल्टेज का शेप है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज जब बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी उसी रेट से घटेगा। वोल्टेज जिस रेट से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, करंट भी उसी रेट से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर करंट के लिए हम ग्राफ बनाएं तो जैसे वोल्टेज के लिए हमें ग्राफ मिल रहा है, साइन वेव मिल रहा है, करंट के लिए भी हमें साइन वेव ही मिलेगा। तो यहाँ से अब देखिए, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे वोल्टेज के लिए हमें एक साइन का फंक्शन मिल रहा है, वैसे ही करंट के लिए भी हमें साइन का ही फंक्शन मिलना चाहिए। और शेप देख के भी ऐसा ही लग रहा है कि ये भी एक साइन वेव ही है। क्या हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट है दैट इज़ इक्वल टू, अब V को हम यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये इंस्टैंटेनियस वोल्टेज है, किस पॉइंट ऑफ टाइम में हम करंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लें यहाँ पर ये जो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R कहा गया। लेट से हम T टाइम की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज V है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट यहाँ रिप्रेजेंटेड है, इतना जो करंट बनेगा वो करंट I है। टी टाइम में वोल्टेज V है तो करंट I है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन है ये। अब देखिए यहाँ पर V को हमने इस एक्सप्रेशन से सब्सटीट्यूट कर दिया तो डिवाइडेड बाय R, ये वाला R।
अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि इन दोनों कर्व से ये क्लियर है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जब V का वैल्यू Vm होगा, उस समय करंट भी मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम को देखें, जब वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट भी मैक्सिमम है। ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, मान ले यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है Im। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट जो है ये भी मैक्सिमम होगा। तो फिर यहाँ ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं उस स्पेशल केस में कि Im इज इक्वल टू उस समय, जिस समय करंट मैक्सिमम होगा उस समय, ये वाला रिलेशन देखें, उस समय V जो है V भी मैक्सिमम होगा और डिवाइडेड बाय R। तो ये हमने ओम्स लॉ से कहा, ये भी ओम्स लॉ है और ये भी वही लॉ है, अलग अलग सिनेरियो की बात है। ये इंस्टैन्टेनियस करंट है और ये मैक्सिमम करंट है। तो फिर यहाँ से Vm डिवाइडेड बाय R जो है इसे हम Im से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू Im जो कि Vm डिवाइडेड बाय R के लिए है इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ भी देखिए हमें करंट के लिए भी हमें एक साइन का फंक्शन मिल गया। तो करंट भी जो है जैसे हमें इस फिगर में दिख रहा था वो भी जो है वो एक साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन होने का मतलब ये है कि देखिए करंट इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज में हो रहा था, मैक्सिमम होगा, फिर घटते 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 ज़ीरो होगा, फिर ये डायरेक्शन अपना चेंज करेगा। जब वोल्टेज अपना पोलैरिटी चेंज करेगा, करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ये इस समय मैक्सिमम होगा, फिर ये घटते घटते ज़ीरो होगा, फिर ये वापस से डायरेक्शन चेंज करते हुए इस डायरेक्शन में करंट बढ़ते जाएगा। तो करंट देखिए फिक्स्ड नहीं है, करंट यहाँ पर वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी अपना चेंज कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम एवरेज करंट कैसे पता करते हैं? चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हम एवरेज करंट पता करेंगे। करंट यहाँ पर देखिए वेरी कर रहा है, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मान ले करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद करंट का वैल्यू घटेगा, घटते 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 ज़ीरो होगा, ज़ीरो होने के बाद ये अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा और पोलैरिटी को चेंज करते करते मैक्सिमम होगा, फिर ये करंट जो है घटते 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 ज़ीरो होगा, फिर अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज करंट अगर पता करना है तो इससे पहले मैं दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस सिनेरियो में देखिए जब ये आर्मेचर पूरी तरह से एक बार रोटेट करता है, कंप्लीट रोटेशन मतलब कैपिटल टी टाइम, एक टाइम पीरियड में जो ये कंप्लीट रोटेशन होता है, उस रोटेशन के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है आर्मेचर में, जो कि यहाँ वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज इस तरह से एक पूरे साइन वेव से रिप्रेजेंटेड है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये टाइम पीरियड है और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये उसी टाइम पीरियड का आधा समय है। अब उसी चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है टाइम पीरियड के आधा समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें एवरेज करंट पता करना होगा तो हमें क्या करना होगा? एवरेज करंट पता करने के लिए हमें ये करना होगा, अब करंट तो फिक्स्ड नहीं है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत 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 चार्ज पास कर रहा, कभी बहुत कम चार्ज पास कर रहा, कभी और कम चार्ज पास कर रहा, कभी इस डायरेक्शन में बहुत 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 चार्ज पास कर रहा, कभी कम चार्ज पास कर रहा। तो इस तरह से चार्ज जो पास कर रहा है ये अलग अलग समय में अलग अलग चार्ज पास कर रहा है। और एवरेज करंट हम कह सकते हैं किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज करंट हम कह सकते हैं कि उतने समय में जितना चार्ज पास किया, जो करंट का डेफिनेशन होता है, उतने समय में जितना चार्ज पास किया डिवाइडेड बाय कितने समय की हम बात कर रहे हैं। जो एवरेज करंट होता है या फिर जो सिंपली हम करंट को डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन किसी एक क्रॉस सेक्शन को, यहाँ पर जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, चार्ज फ्लोन किसी एक क्रॉस सेक्शन को डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चार्ज फ्लो किया, ये होता है करंट का डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम इसी को एवरेज करंट कहेंगे कि अगर हम इतने समय के लिए एवरेज करंट पता करना चाहते हैं T/2 समय के लिए, तो हमें ये देखना होगा कि उतने समय में कितना चार्ज पास किया एक क्रॉस सेक्शन को डिवाइडेड बाय T/2 टाइम, ये टाइम पीरियड। तो दो केसेस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक तो T/2 समय में
कितना एवरेज करंट होगा, और दूसरा टी समय में पूरे एक टाइम पीरियड में कितना करंट, एवरेज करंट कितना बनेगा। यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा के ये तो समझ सकते हैं कि पूरे टी समय में, टाइम पीरियड समय में जो एवरेज करंट होगा वो एवरेज करंट ज़ीरो होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो जितना चार्ज एक डायरेक्शन में पास करवाएगा, ओपोजिट हाफ में या नेक्स्ट हाफ में ये ओपोजिट डायरेक्शन में उतना ही चार्ज सेंड करेगा। दोनों का स्ट्रक्चर देख ले करंट में, यहाँ पर शेप देख ले कर्व का, दोनों का शेप देख के आपको समझ में आएगा इस दौरान ये जितना चार्ज इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, इस दौरान ओपोजिट डायरेक्शन में उतना ही चार्ज पास करेगा। तो नेट चार्ज फ्लोन जो होगा वो नेट चार्ज फ्लोन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, हेंस जो एवरेज करंट है इस दौरान वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाफ टाइम पीरियड की बात करें तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि इस दौरान जो है ये करंट जो है, एवरेज करंट जो है ये ज़ीरो नहीं होगा। तो चलिए इसी को सॉल्व हम करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का मदद हमें लेना होगा कि हमें सबसे पहले पता करना होगा कि कितना चार्ज फ्लो किया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी टाइम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से दैट इज टी। उस टी समय में जो करंट है उस कंडक्टर के थ्रू या उस सर्किट में जो करंट है, दैट करंट इज आई। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब एक छोटा सा टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, डी टी टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा सा इनफाइनेटेसिमल टाइम पीरियड। सो इस टाइम पीरियड में भी करंट, वैसे तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि करंट बढ़ गया, लेकिन ये जो पीरियड है, ये पीरियड अगर बहुत छोटा हुआ तो फिर हम मान सकते हैं कि करंट कांस्टेंट है। बहुत छोटा, जितना छोटा लेना संभव है उतना छोटा अगर हम कंसीडर करें तो हम मान सकते हैं कि करंट कांस्टेंट है उस समय। तो इस डी टी टाइम पीरियड के दौरान जो चार्ज फ्लोन होगा उसे हम बड़े आसानी से वो पता कर सकते हैं। चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग डी टी टाइम पीरियड, ये जो डी टी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लोन है इसे बड़े आसानी से पता किया जा सकता है कि दैट चार्ज फ्लोन, बहुत छोटा सा चार्ज फ्लो करेगा डी क्यू, सो दैट इज इक्वल टू उस समय का इंस्टेंटेनियस करंट जो है दैट इज आई इंटू डी टी, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन। क्योंकि बहुत छोटा टाइम पीरियड है तो करंट को कांस्टेंट माना जा सकता है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई के जगह आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। अब अगर टोटल चार्ज फ्लोन हमें पता करना है तो ऑब्वियसली डी क्यू को हमें इंटीग्रेट कर देना होगा। पहले हम टोटल चार्ज फ्लोन पता करेंगे, फिर ये जो टाइम पीरियड, जितने समय के लिए हम चार्ज फ्लोन पता कर रहे हैं, सबसे पहले तो हाफ टाइम पीरियड के लिए करेंगे, तो उसी को, उतना चार्ज को जो फ्लो करेगा उसे हम डिवाइड कर देंगे t/2 से। तो ये चार्ज फ्लोन जो है इसे पता करने के लिए हमें डी क्यू को, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं। तो फिर पहले मैं लिख देता हूँ कि आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब कितने समय से कितने समय तक, हम कौन से टाइम पीरियड को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से लेके t/2 टाइम पीरियड, मतलब जीरो से लेके टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उस समय, उस दौरान, जिस दौरान की बात हम कर रहे हैं, जितने समय के लिए चार्ज फ्लोन हम पता कर रहे हैं, उस दौरान वो जो पीरियड है, उस पीरियड का इनिशियल मोमेंट में टाइम कितना है, 0, फाइनल मोमेंट में टाइम कितना है, t/2। तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t/2। अब यहाँ पर देखें आई एम जो है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रल के हमने बाहर भेज दिया, 0 to t/2 और ये साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब साइन ऑफ ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने से हमें नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा मिलता है। सो यहाँ से हम कहेंगे दिस थिंग, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और वो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर लिख दिया, और 0 से लेके t/2
ये लिमिट है। अब सबसे पहले हमें इस t/2 अपर लिमिट को यहाँ पर t के जगह बैठाना होगा, माइनस फिर t के जगह 0 बैठाना होगा। ओके, सो नेगेटिव ऑफ आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 और माइनस कोसाइन ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को तो 0 ही बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब यहां पर देखें ओमेगा टी का मतलब होता है 2 पाई। ओमेगा टी हमने देखा था ये होता है 360 डिग्री 2 पाई। सो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा पाई। सो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे नेगेटिव आई एम, और यहाँ पर ये कोसाइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी तो 2 पाई है, ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज पाई, सो कोसाइन ऑफ पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0, और यहाँ से डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब वैल्यूज़ पुट करना है सिर्फ हमें, सो यहाँ से ये बन गया नेगेटिव ऑफ आई एम, और कोसाइन ऑफ पाई का वैल्यू होता है -1, सो -1 माइनस कोसाइन ऑफ 0 का वैल्यू होता है 1, सो -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा -2 बाई ओमेगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, सो ये बन जाएगा 2 आई एम डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब देखिए ये जो ओमेगा है, ओमेगा चूंकि ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो फिर यहाँ से हम इसी चीज़ को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखें 2 इंटू आई एम और ओमेगा के जगह 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी। तो यहाँ से टी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई पाई। अब देखिए हमें क्या पता करना है, हमें एवरेज करंट पता करना है। तो एवरेज करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज करंट आई के ऊपर बार लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू उस दौरान जो चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई कितने समय में, ऑब्वियसली t/2 समय में, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना चार्ज फ्लो किया इतने समय में। तो अब q के जगह पे ये हम आई एम टी डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ से t डिवाइडेड बाई 2, सो t और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो बना 2 डिवाइडेड बाई पाई, 2 डिवाइडेड बाई पाई इज नियरली 0.6366, तो ये 2 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू है इनटू आई एम। मतलब एवरेज करंट जो बनेगा इस दौरान एवरेज करंट जो बनेगा, ये मैक्सिमम जो करंट है, दिस इज द मैक्सिमम करंट आई एम, मैक्सिमम करंट जो है इसका 63.66% के आसपास बनेगा। लेट अस से कि वो ये वाला जगह है, सो दैट इज द एवरेज करंट। तो इस दौरान, इस हाफ टाइम पीरियड के दौरान ये ऑल्टरनेटिंग करंट जितना करंट या जितना चार्ज सेंड कर रहा है, जितना करंट बना रहा है, अगर वो डीसी होता, अगर कोई डीसी होता तो फिर वो इतना इस वैल्यू का एवरेज करंट वैल्यू का अगर कोई डीसी होता जो कि जिसमें कि करंट फिक्स्ड होता, तो फिर वो उतने ही समय में सेम अमाउंट का चार्ज पास करता। यही एवरेज करंट का मतलब है। तो ये तो हाफ टाइम पीरियड में जो करंट सेंड किया जाएगा या जो चार्ज सेंड कर रहा है उसके कारण जो एवरेज करंट बन रहा वो हमने पता किया। अब फुल साइकिल में, पूरा साइकिल अगर हो तो इस पूरे साइकिल में कितना वो चार्ज सेंड करेगा या फिर उसके कारण जो एवरेज करंट होगा वो कितना होगा। तो कॉमन सेंस से इंट्यूटिवली हमने ये देखा था कि उस समय वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपर लिमिट जो है कैपिटल टी हो जाएगा, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 चला जाएगा और ये जो पाई है, ये पाई जो है ये 2 पाई बन जाएगा। अब ये 2 पाई कोसाइन ऑफ 2 पाई का जो वैल्यू है, कोसाइन ऑफ 2 पाई और 0 कोसाइन ऑफ 0 दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो कोसाइन ऑफ 2 पाई का जो वैल्यू है ये 1 होता है। सो ये जैसे ही 1 हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है
यहाँ से आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से आप देखें पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये ज़ीरो हो गया, मतलब चार्ज फ्लोन ज़ीरो हो जाएगा। अब टोटल चार्ज फ्लोन जब ज़ीरो हो जाएगा ये एवरेज करंट भी ज़ीरो ही हो जाएगा। तो अब ये तो हमने एवरेज करंट का कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन अगर हम बात करें कि फुल साइकिल में जो एनर्जी डिसिपेशन होता है ऐसे केसेस में जहाँ पर कि इस तरह का एक रेजिस्टर हो, ऑब्वियसली रेजिस्टर से करंट अगर पास करेगा तो ये एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो एनर्जी डिसिपेशन जो है ये ऑब्वियसली एनर्जी डिसिपेशन ज़ीरो नहीं होगा फुल साइकिल में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें फुल साइकिल में भले ही नेट चार्ज फ्लोन ज़ीरो हो जाए जिससे एवरेज करंट ज़ीरो हो जाए, लेकिन चाहे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे एक रेजिस्टर से या फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, दोनों ही केस में ये एनर्जी डिसिपेट करता है। तो इस साइकिल के दौरान भी ये एनर्जी डिसिपेट करेगा और इस साइकिल के दौरान भी ये एनर्जी डिसिपेट ही करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, डिसिपेट ही करेगा दोनों ही केसेस में। तो यहाँ आगे चल के अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एनर्जी डिसिपेशन के लिए हमें एक स्पेशल टर्म की ज़रूरत होती है या ऐसे केसेस के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं जो कि है RMS वैल्यू। अगले टॉपिक में हम AC का ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट स्टैंडर्ड 12th के लिए इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।